Hello everybody, welcome back to my channel Imaginary Classes. So we are discussing class 10 civics. तो आज हम लोग चैप्टर 3 को स्टडी करने वाले हैं जिसका नाम है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी. पहले हम लोग ओवरव्यू का बात कर लेते हैं. तो हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में स्टडी किया है कि किस तरह से लिंग्विस्टिक और रीजनल डाइवर्सिटीज के साथ पावर शेयर करके हम लोग ये जो डाइवर्सिटीज है इसको एकोमोडेट करके रख सकते हैं. तो आगे हम लोग इसमें स्टडी करेंगे कि ये जो डाइवर्सिटीज है वो सिर्फ लिंग्विस्टिक और रीजनल बेसिस पे एग्जिस्ट नहीं करते हैं और भी बहुत सारे बेसिस हैं जिसपे कि डाइवर्सिटीज एग्जिस्ट करता है. एग्जाम्पल के रूप में हम लोग ले सकते हैं फिजिकल अपीयरेंसेस, क्लास, जेंडर, कास्ट, ट्राइब्स वगैरह वगैरह. तो इस चैप्टर में आगे और भी हम लोग स्टडी करेंगे कि किस तरह से ये सारे जो डाइवर्सिटीज हैं वो हमारे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को अफेक्ट करता है और जो हमारा डेमोक्रेसी है वो किस तरह से इन सारे डाइवर्सिटीज के साथ डील करता है, आई मीन रिस्पॉन्ड करता है. तो इसको हम लोग पहले स्टडी करना शुरू करेंगे एक स्टोरी के साथ जो कि मैक्सिको ओलंपिक का है 1968 का. इसमें हम लोग यूएस के दो एथलीट्स का बात करेंगे जिन्होंने 200 मीटर के रेस में एक ने गोल्ड मेडल को जीता था और एक ने ब्रॉन्ज मेडल को जीता था, जिनका नाम था टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस. ये थे यूएस के, लेकिन इन लोगों को यूएसए में अफ्रीकन अमेरिकन कहा जाता था और ये लोग थे ब्लैक पीपल वहां के. इन लोगों को अफ्रीकन अमेरिकन क्यों कहा जाता था और साथ में ब्लैक अमेरिकन क्यों कहा जाता था? तो ये लोग थे ओरिजिनली अफ्रीकन. इनका जो डिसेंडेंट था वो अफ्रीकन था और ये लोग 17th और 19th सेंचुरी के बीच स्लेव्स के रूप में अमेरिका आए थे और अमेरिका में ही रहने लगे थे. और इन लोगों के साथ जो अमेरिका में बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था. तो ये लोग जब अपने मेडल को रिसीव करने के लिए जा रहे थे तो इन्होंने सिर्फ ब्लैक सॉक्स पहना था और जो शूज था वो नहीं पहना था. इससे ये लोग रिप्रेजेंट करना चाह रहे थे अमेरिका के ब्लैक पॉवर्टी को. और साथ में जब असेंबली में अमेरिकन नेशनल एंथम बजा तो इन्होंने अपने क्लेंस्ड को बंद करके, अपने मुट्ठी को, फिस्ट को बंद करके रेज करा और साथ में अपना हेड को, सर को झुका के, अपने सर को झुका के अपने फिस्ट को रेज करा, जिससे ये लोग रिप्रेजेंट करना चाह रहे थे ब्लैक पावर को. ठीक है, ब्लैक पावर मीन्स ये सारे जो पीपल थे उनके पावर को. और साथ में एक व्हाइट ऑस्ट्रेलियन एथलीट थे जिनका, जो कि सिल्वर मेडलिस्ट थे, जिनका नाम था पीटर नॉर्मन. उन्होंने भी अपने शर्ट पे एक ह्यूमन राइट का बैज लगा के इनको सपोर्ट किया. अब आगे क्वेश्चन उठता है कि ये सारे जो कर रहे थे ये सारा एक इंटरनल मैटर था अमेरिकन सोसाइटी का, उसको एक इंटरनेशनल फोरम पे लाना ये सही था या नहीं? और साथ में जो पीटर नॉर्मन था वो ना ही ब्लैक था ना ही अमेरिकन था, वो ठहरा आपका ऑस्ट्रेलियन. तो फिर वो क्यों सपोर्ट कर रहा था इन लोगों को? तो हर चीज का एक रूल एंड रेगुलेशन होता है. तो जो इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन था उन्होंने कार्लोस स्मिथ को गिल्टी घोषित कर दिया. किसके लिए? वायलेशन ऑफ ओलंपिक स्पिरिट का वायलेशन के लिए. और साथ ही साथ इनके जो मेडल्स थे उनको भी वापस ले लिया गया और इन लोगों का क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा किया गया यूएसए में. और साथ में ही जो नॉर्मन थे उनको भी बहुत कुछ सफर करना पड़ा था इसके कारण, जो कि उन्होंने सपोर्ट किया था. और फिर बाद में इसको नेक्स्ट अगला जो ओलंपिक था उसमें पार्टिसिपेट करने का भी मौका नहीं मिला, जो कि एक इसको माना जाता है एक लैंडमार्क, इम्पोर्टेंट लैंडमार्क माना जाता है सिविल राइट मूवमेंट इन द यूनाइटेड स्टेट का. ठीक है, सो आगे हम लोग स्टडी करेंगे डिफरेंसेस, सिमिलरिटीज एंड डिवीजन. तो पहले हम लोग डिफरेंसेस का बात कर लें. तो ये जो अलग अलग सोसाइटीज हैं इसमें जो सोशल डाइवर्सिटी होता है, डिवीजन होता है, ये डिफरेंट होता है. जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं यूएसए में रेशियल डिवीजन हो रहा था और साथ ही साथ बेल्जियम में आपका रीजनल और सोशल डिवीजन हो रहा था और श्रीलंका में रिलीजियस और लिंग्विस्टिक डिवीजन हो रहा था. ठीक है, तो आगे हम लोग इसका स्टडी करेंगे कि इसका ओरिजिन कहाँ से होता है. तो अगर ओरिजिन का बात करें तो ये सारे जो डिफरेंसेस होते हैं, डिवीजन होते हैं, इसका जो मोस्टली होता है वो आपका बर्थ पे डिपेंड करता है. अगर आप
कुछ अपर कास्ट में पैदा ले रहे हो तो वहां पे अलग तरह से मतलब होता है जो होता है, और जो अगर आप किसी लोअर कास्ट में पैदा ले रहे हो तो वहां पे एक अलग वे में देखा जाता है। तो हम लोग मोस्टली कह सकते हैं कि ये सारे जो डिफरेंसेस होते हैं वो हमारे बर्थ का जो एक्सीडेंट होता है उस पे बेस्ड होता है। और जो सेकेंड टाइप का सोशल डिफरेंसेस होता है वो हमारे चॉइस पे डिपेंड करता है। चॉइस पे कैसे डिपेंड करता है? तो मान लो कि कोई दो अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं, उनका जो थिंकिंग है वो मैच कर रहा है, तो जिन लोगों के साथ हमारा थिंकिंग मैच करता है उसके साथ हम लोग ज्यादा क्लोज आना पसंद करते हैं। तो यहाँ से एक तरह से क्या हो रहा है, ये हमारे चॉइस पे भी डिफरेंसेस ये ओरिजिन हो रहा है। ठीक है, तो आगे हम लोग इसमें कह सकते हैं कि जो हमारे सोशल डिफरेंसेस होते हैं, जो सोसाइटी का डिवीजन होता है, वो हमेशा सिर्फ एक दूसरे को अलग ही नहीं करता है, डिवाइड ही नहीं करता है, कभी कभी क्या होता है यूनाइट भी कर देता है। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने अभी बात किया था कि अगर कोई दो सोसाइटी के लोग एक साथ रह रहे हैं, उनका जो थिंकिंग है वो मैच कर रहा है, तो वो लोग एक साथ रहना पसंद करेंगे। इस तरह से क्या होगा कि जो दो अलग अलग डिफरेंट पीपल हैं वो यूनाइट हो जाएंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है ओवरलैपिंग एंड क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस। तो अगर हम लोग ओवरलैपिंग डिफरेंसेस का बात करें तो जहाँ पे सोशल डिवीजन होता है, अगर वहां पे अगर एक डिफरेंसेस दूसरे डिफरेंसेस के साथ ओवरलैप करता है तो वहां पे क्लैसेस और फिर जो सोशल डिवीजन टेंशन होता है उसका ज्यादा चांसेस हो जाता है। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग समझेंगे कि यूएसए में जो पीपल थे वो दो ग्रुप में डिवाइड थे, पहला तो ब्लैक था और दूसरा व्हाइट था। पहले बेसिस पे क्या हो रहा था, जो डिफरेंसेस हो रहा था ब्लैक के साथ, उनके कलर के कारण उसको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था, और साथ ही साथ उनको पुअर थे वो लोग होमलेस थे, जिसके कारण उन लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था। तो यहाँ पे एक तरह से ये जो एक टाइप का डिफरेंसेस था दूसरे टाइप के डिफरेंसेस के साथ ओवरलैप कर जा रहा था। ठीक है, तो अगला हम लोग स्टडी करेंगे इसमें क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस। तो क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस का हम लोग बात करें, यहाँ पे क्या होता है कि एक सोसाइटी में डिफरेंसेस तो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन क्रॉस कट कर दे रहा है डिफरेंसेस को। तो एग्जाम्पल के रूप में हम लोग ले सकते हैं आपका नीदरलैंड को। नीदरलैंड में क्या था कि जो वहाँ के क्रिश्चियंस थे वो दो ग्रुप में डिवाइड थे। पहला था कैथोलिक और दूसरा था प्रोटेस्टेंट। लेकिन ये क्लास डिवाइड होने के बावजूद भी यहाँ पे जो अलग टाइप का था, ये था कि जो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट थे वो इक्वली थे, रिच भी और पुअर भी। मतलब जिसके कारण यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि जो डिफरेंसेस है वो अब एक दूसरे को क्रॉस कट कर दे रहा है, दोनों इक्वल रिच है, दोनों इक्वल पुअर भी है। तो यहाँ पे जो डिफरेंसेस है वो एक तरह से इसके साथ फाइट करना इजी हो जाएगा। यहाँ पे क्लेसेस या फिर टेंशन का जो बात होगा वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। आगे है कि ये जो डिवीजन है, सोशल डिवीजन, ये ऑलमोस्ट कंट्री में एग्जिस्ट करता ही है। जर्मनी, स्वीडन जैसे कंट्री में पहले जो होमोजेनियस थे, आजकल माइग्रेंट के कारण वो भी एक तरह से मल्टीकल्चरल होते जा रहे हैं। तो एक तरह से ये हमारा इंटरनेशनल इशू है, इसको हम लोगों को जितना जल्दी हो खत्म कर देना चाहिए, और ताकि जो हमारा सोसाइटी है वो एक पीसफुल सोसाइटी बना रहे। अगला पॉइंट हम लोग स्टडी करेंगे पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन। तो यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे कि किस तरह से जो सोशल डिवीजन होता है वो हमारे पॉलिटिक्स को अफेक्ट करता है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एक जो डेमोक्रेटिक कंट्री होता है वहां पे वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज जो होते हैं एक दूसरे के साथ compete करते हैं और इनका एक अपना पॉलिटिकल इशू होता है। अब यहाँ पे आप एक बार सोचो कि किस तरह से अगर एक पॉलिटिकल पार्टी का इशू अगर सोशल डिवीजन बन जाए तो किस तरह से उस कंट्रीज के अंदर कॉन्फ्लिक्ट का चांसेस, वायलेंस और एक कंट्री का डिसइंटीग्रेशन भी करवा सकता है। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल आगे आउटकम के रूप में ले सकते हैं यूगोस्लाविया का, कि किस तरह से यूगोस्लाविया में अपना जो पॉलिटिकल डिस्टरबेंस होने के कारण जो कंट्री था यूगोस्लाविया वो 6 इंडिपेंडेंट कंट्री में उनको डिसइंटीग्रेट होना पड़ा था। अगला हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं नॉर्दर्न आयरलैंड का, कि वहां पे जो आपका क्रिश्चियन है वो दो पार्ट में डिवाइड है, पहला प्रोटेस्टेंट है और दूसरा रोमन कैथोलिक है। जो प्रोटेस्टेंट है वो 53% है और जो रोमन कैथोलिक है वो 44% है। जो रोमन कैथोलिक है उसको
नेशनलिस्ट पार्टी के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये जो नेशनलिस्ट पार्टी है वो डिमांड कर रहा था कि जो नॉर्दर्न आयरलैंड है उसको रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के साथ यूनिफाइड किया जाए। वहीं दूसरी तरफ जो प्रोटेस्टेंट था उनको रिप्रेजेंट किया जा रहा था यूनियनिस्ट के साथ, और वो अपना एक तरह से चाह रहे थे कि किस तरह से वो यूनिफाइड रहे यूके के साथ ही। तो इस तरह से वहां पे अपना बहुत ज्यादा इंटरनल वायलेंस हुआ था। और लास्ट में 1998 में यूके की गवर्नमेंट और नेशनलिस्ट पार्टी एक साथ आए और फिर एक पीस ट्रीटी किए, जिसके बाद की वहां पे जो पीसफुल था वो लाया गया उस कंट्री में इस पीस ट्रीटी करने के बाद। सो आगे कहा गया है कि जो पॉलिटिक्स होता है और जो सोशल डिवीजन होता है उसको एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके कारण बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस और वायलेंस होने का चांसेस होते हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर जो पॉलिटिक्स है वो सोशल डिवीजन के साथ अगर मिक्स्ड हो जाएगा तो जो वोटिंग है वो भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा। ठीक है, आगे हम लोग स्टडी करेंगे 3 डिटर्मिनेंट विच आर क्रूशियल इन डिसाइडिंग द आउटकम ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन। कोई कंट्री में अगर सोशल डिवीजन है तो वहां पे किस तरह से इस 3 डिटर्मिनेंट और फैक्टर से हम लोग वहां के पॉलिटिक्स का आउटकम हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। पहला पॉइंट हम लोग स्टडी करेंगे कि हाउ जो पीपल है वहां के वो परसीव करते हैं देयर आइडेंटिटीज को, अपना उसका जो आइडेंटिटी है वो कैसे अपने आप को फील करते हैं, कैसे अनुभव करते हैं। जैसे कि अगर मान लो कि कोई पीपल है वो अपने आइडेंटिटीज को बस एज अ सिंगुलर देखता है। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग बोल सकते हैं नॉर्दर्न आयरलैंड का कि वहां पे जो ग्रुप था वो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के पार्ट में 2 डिवीजन ग्रुप में डिवाइड था। वो लोग अपने ग्रुप को बस सपोर्ट कर रहे थे, वो सिंगुलरली अपने आप को देख पा रहे थे। ठीक है, तो वहां पे क्लेशेस का चांसेस ज्यादा बन रहा था, कॉन्फ्लिक्ट का चांसेस ज्यादा बन रहा था। वही दूसरी तरफ हम लोग बोल सकते हैं कि जो पीपल है अगर वो अपने आइडेंटिटीज को मल्टीपल बेसिस पे देखता हो, जैसे कि हम लोग इंडिया का बात कर सकते हैं। इंडिया में बहुत ज्यादा जो ग्रुप है वो लैंग्वेज और रिलीजियस कम्युनिटीज के बेसिस पे डिवाइड है, लेकिन आगे हम लोग सबसे पहले अपने आप को फील करते हैं कि हम लोग पहले इंडियन है, बाद में हमारा अपना जो ग्रुप है वो बाद का है। ठीक है, पहले हम लोग क्या है, इंडियंस है। तो एक तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो अपना आइडेंटिटी है उसको मल्टीपल बेसिस पे आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, जो एक कंट्री है उसको एकोमोडेट करने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाता है। ठीक है, तो ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम लोग स्टडी करेंगे कि हाउ पॉलिटिकल लीडर्स रेज द डिमांड ऑफ एनी कम्युनिटी। ठीक है, कोई पॉलिटिकल लीडर क्या होता है, किसी कम्युनिटी के डिमांड को अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए वो रेज करना स्टार्ट कर देता है। जैसे कि हम लोग श्रीलंका का एग्जांपल ले सकते हैं। वहां का जो पॉलिटिकल लीडर था वो सिर्फ सिंघालास कम्युनिटी पे फोकस कर रहा था, उनको बस हर जगह पावर मिल रहा था। और जो वहां के तमिल कम्युनिटी थे उनका कोई आइडेंटिफिकेशन था ही नहीं, उसको वहां पे कुछ मिल ही नहीं रहा था पावर वगैरह। इस तरह से वहां पे उसको एलिनेट किया जा रहा था, जिसके कारण क्या हो जा रहा था, वहां से भी सोशल डिवीजन का चांसेस बहुत ज्यादा बना था। ठीक है, तीसरा पॉइंट हम लोग स्टडी करेंगे हाउ द गवर्नमेंट रिएक्ट टू डिमांड ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। ठीक है, जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं उसके डिमांड पे किस तरह से हमारा गवर्नमेंट अपना रिएक्शन देता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं बेल्जियम का। बेल्जियम में जो डिवीजन था वो बहुत ज्यादा था, उसके बावजूद भी वहां का गवर्नमेंट क्या किया, पावर को डिसइंटीग्रेट करने का कोशिश किया, बहुत ज्यादा कम्युनिटीज और छोटे छोटे पार्ट में पावर को डिवाइड करने का कोशिश किया, ताकि जो डिमांड है छोटे छोटे ग्रुप्स का वो फुलफिल किया जा सके। वहीं दूसरी तरफ क्या हो रहा था, श्रीलंका में सिर्फ सिंगाला पे फोकस किया जा रहा था। तो एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये अफेक्ट करता है, ये डिसाइड करता है कि पॉलिटिक्स सोशल डिवीजन अगर किसी कंट्री में है तो वहां का पॉलिटिक्स का आउटकम कैसे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। तो आगे हम लोग कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल सोशल डिवीजन होते हैं वो हमेशा एक सोर्स ऑफ डेंजर नहीं होता है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री जो होता है वहां पे अगर कोई कम्युनिटी है वो अपने आप को मार्जिनलाइज्ड फील कर रहा है, डिस्क्रिमिनेटेड ग्रुप है, तो वो उसके साथ अगर कुछ इनजस्टिस हो रहा है तो वो डेमोक्रेटिक पाथ के द्वारा अपने जस्टिस को फुलफिल कर सकता है, उसका डिमांड कर सकता है और गवर्नमेंट वो डिमांड को फुलफिल करेंगे।
तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे जो अगर कोई सोशल डिवीजन है पॉलिटिक्स में तो वहां पे उसको कैंसिल किया जा सकता है और फिर जो हमारा डेमोक्रेसी है उसको भी स्ट्रेंथन किया जा सकता है। और इसमें आगे कहा गया है कि जो हिस्ट्री है वो हमेशा दिखाया है कि किस तरह से एक डेमोक्रेटिक कंट्री होता है वो एक अच्छा तरीका होता है फाइट करने का और फिर हमारा जो डाइवर्सिटी है उसको एकोमोडेट करके रखने का। इस तरह से अगर कोई भी डेमोक्रेटिक है कंट्री है, हम लोग इंडिया के बारे में भी कह सकते हैं कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ पे बहुत ज्यादा सोशल डिवीजन है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, रिलीजन, कास्ट। तो हम लोग एक तरह से डेमोक्रेटिक कंट्री में जो पाथ होता है डेमोक्रेटिक कंट्री का, अपना वॉइस को रेज करके पीसफुल तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर में अपना डिमांड कर सकते हैं और एक तरह से उसको गवर्नमेंट का काम होता है फुलफिल करना और अपने डिमांड को अपना जो नीड है उसको अचीव करके हम लोग भी एक तरह से स्ट्रेंथन कर सकते हैं अपना डेमोक्रेसी को और अपना कंट्री को।